हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं हूं अब्सा कोमल। वीकेंड पे होने वाले मामलात को नाज़रीन आप देखते आ रहे होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट ने तो बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन फिर एयरपोर्ट पे जो हुआ वो हम सब ने देखा। FIA हुकाम ने उन्हें बैरून मुल्क जाने से रोक दिया और वो जो वजूहात बताई, दो वजूहात बताई। एक तो ये कि सिस्टम अपडेट नहीं था और दूसरा ये बताया गया कि उनका नाम प्रोविंशियल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट PNIL जिसको कहा जाता है उसमें उनका नाम है, जिसको शहजाद अकबर साहब ने फिर एक्सप्लेन भी किया। उन्होंने कहा कि ब्लैक लिस्ट मुख्तलिफ होती है और PNIL ये मुख्तलिफ है, इसे सूबाई नो फ्लाई लिस्ट भी कहा जाता है। हुकूमत का ऐलान है कि शहबाज शरीफ को रोकने के लिए तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील भी की जाएगी जिसमें उनको इजाज़त दी गई एक बार बाहर जाने की। इस पर नून लीग का भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। और इससे पहले आपको ये भी बता दें कि शहजाद अकबर साहब प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इस बारे में, अब क्योंकि वो वापस आ गए अपने दौरे से, तो वो उनको ब्रीफ करेंगे। नून लीग का इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल आया उसमें मरियम औरंगजेब ने इल्जाम लगाया कि अदालती हुक्म के बाद और कोई रास्ता इनको मिला नहीं, इसलिए उनका नाम इस लिस्ट में डाल दिया गया। नून लीग हुकूमत पर तौहीन अदालत का भी इल्जाम लगा रही है कि एक तरफ अगर अदालत इजाज़त दे देती है तो बाद में क्यों उनके रास्ते में रुकावटें डाली गई। और एक और मामला भी सामने आया जो शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत का मामला था, उस पर 3 रुकनी बेंच का फैसला सामने आया। उन्होंने नैब की तहकीकात पर भी बहुत सवाल उठाए हैं, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। और एक और अहम मामला है प्राइम मिनिस्टर साहब और आर्मी चीफ का दौरा है सऊदी अरब, जहां अहम मुआहिदों पर दस्तखत हुए और इसमें सरे फहरिस्त है सुप्रीम कोऑर्डिनेशन जो काउंसिल का क़याम की बात की गई है, ये सबसे ऊपर है। इसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, सिक्योरिटी, सकाफती राब्तों को बढ़ाना होगा और इसका एक मुश्तरका एलामिया भी, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा था, इसका जारी किया गया है। इसमें दीगर मामलात के साथ साथ मसला कश्मीर भी शामिल है, जो कि एक बड़ी पेशरफ्त है क्योंकि पिछले साल मकबूजा कश्मीर के मामले पर ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में खराबी सामने आई थी और सऊदी अरब ने कर्ज की वापसी का मुतालबा तक कर दिया था पाकिस्तान से, जिसकी 2 किस्तें पाकिस्तान ने अदा भी की, जिसमें एक में चीन ने मदद की। अब ताल्लुकात फिर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इस पर भी दूसरी तरफ से रिएक्शन आना होता है, तो बिलावल भुट्टो साहब का मौक़िफ़ सामने आ गया। वो ये कहते हैं कि कर्ज ना लेने का ऐलान करने वाले इमरान खान पूरी दुनिया में कशकोल उठाए घूम रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर के कर्जे की वापसी की वजूहात अवाम के सामने रखने का मुतालबा किया हुकूमत से और कहा कि सऊदी अरब का कर्जा वापस करने के लिए इमरान खान चीन से उन्होंने कर्जा लिया था, तो उसको अब एक्सप्लेन करें कि ऐसा क्यों हुआ था और अब मामलात बेहतर क्यों हो रहे हैं। और मैं ये भी जिक्र करना चाहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने सऊदी अरब के दौरे के दौरान उम्रे की सआदत भी हासिल की। उनके साथ फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी भी मौजूद थी और बड़े अच्छे हमें मनाजिर देखने को मिले उन दोनों के इस मुबारक महीने में उम्रा करने के जो हमने देखे। अब हम बाकायदा आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का और मैं आपको तारुफ करा देती हूँ हमारे आज के मेहमानों का। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर ओन अब्बास साहब हमारे साथ हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी और रहनुमा पीपल्स पार्टी हैदर जमान कुरैशी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ हम शहबाज शरीफ साहब के मामले से ही करेंगे और निहाल हाशमी साहब आपसे ही पहला सवाल होगा, बाकी बातों की तरफ हम बाद में आएंगे। जब भी आपकी जो लीडरशिप है वो मुल्क से तिब्बी बुनियादों पर बाहर जाने की बात करती है, शहबाज शरीफ साहब भी इलाज के लिए बात कर रहे हैं, तो आप लोगों से एक सवाल हर बार उठता है कि इतने अरसा हुकूमत रही मुल्क में, तो ऐसे अस्पताल क्यों नहीं बनाए जहां पे आपका अपना इलाज भी हो सकता था? इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? आपको याद होगा कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसप्लांट के जो है उसके ऊपर उन्होंने आके ऑलमोस्ट उसको बंद ही कर दिया। ये कौमी सरमाया का ज़या हुआ और जब भी हमने स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाए तो हमारे जो लोग पाकिस्तान के तरक्की के मुखालिफ हैं वो इस तरह की हरकतें आके करते हैं या किसी और के ज़रिए इस तरह की बात करते हैं और एक माइंड सेट बनाते हैं, जी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। सवाल ये नहीं है कि इलाज के लिए, तो फिर इलाज के लिए तो परवेज़ मुशर्रफ भी बाहर जाते हैं, हमारे अफवाज के भी लोग बाहर जाते हैं, हमारे जजेस भी बाहर जाते हैं। ये बात नहीं है, हमारे पास माशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, मगर एक और टेक्निकल चीज़ है जो डॉक्टर्स हैं या इस पेशे को जानते हैं उनको मालूम होगा कि जिस डॉक्टर के साथ आपकी केस हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है, लोग आमतौर पे पसंद करते हैं उसी हॉस्पिटल, उसी डॉक्टर, उसी क्लिनिक के साथ वो अपने आगे के भी जो
जो उसकी इसमें ना इस पे कोई शक है ना हम सेहत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, हम सेहत से मुतालिक सवाल निहाल साहब नहीं उठाएंगे, लेकिन गारंटर हैं शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। अब ना जाने दिया हुकूमत ने तो आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि हुकूमत बहुत मुतहरिक हो गई है इसके ऊपर। हुकूमत नाम की तो कोई चीज नहीं है ना, हुकूमत रोक नहीं सकती। हुकूमत नाम की चीज होती तो आज हम इस मुकाम पे, इस हाल पे तो ना होते। हुकूमत की जिम्मेदारी ये नहीं होती कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नहीं आ रहा जा रहा, और फिर ये जिम्मेदारी अदालतों का काम होता है। हुकूमत का काम होता है लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करें, उनको सस्ता इंसाफ दिलवाएं। ठीक है, औन साहब की तरफ यही बात लेके निहाल साहब, हम यही बात औन साहब की तरफ लेके जाते हैं। औन साहब, हम निहाल साहब से आगे जाके पूछेंगे कि जो नून लीग अब आप लोगों के ऊपर कि तौहीन अदालत लगाई जाए, क्योंकि अदालत ने हुक्म दिया था, आप लोगों ने बाद में रुकावट डाली, तो आप इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? और निहाल साहब से इसलिए हम पूछेंगे क्योंकि वो खुद भी तौहीन अदालत का सामना कर चुके हैं, तो नून लीग क्यों इस मामले को तौहीन अदालत करार दे रही है? औन साहब। जैसे कि कल आपने शहजाद अकबर साहब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी थी, और 2-3 दिन से हमारा नैरेटिव बड़ा क्लियर आ रहा था कि जो अदालत आलिया ने जो ऑर्डर दिया था वो दिया था एग्जिट कंट्रोल लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के हवाले से। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर दूं कि आज से 2.5 हफ्ते पहले शहबाज शरीफ साहब जब जेल में थे और उनको बेल हुई थी, तो उसके बाद जो नैब और FIA उन्होंने मूव करना था उनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में दाखिल करने के लिए। अब सबको ये पता है कि ECL में शामिल करने के लिए एक बहुत लेंथी प्रोसीजर है, कम से कम 1 माह लगता है किसी शख्स को ECL में डालने के लिए। उसके लिनेक्शंस होते हैं, नोटिंग्स मूव होती हैं, फिर वो कार्रवाई जाती है इंटीरियर मिनिस्ट्री में, इंटीरियर मिनिस्ट्री के बाद लॉ मिनिस्ट्री उसको जो है ना वो करती है, एंडोर्स करती है, और फिर कैबिनेट जाके उसको अप्रूव करती है। लेकिन इससे पहले फिर एक प्रोसीजर जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक फरवरी 2018 में, जिस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि अगर कोई ऐसा मुल्जिम जिस पे हुकूमत को शक हो कि वो ऐसा कोई क्राइम कर चुका है और मुल्क से फरार हो सकता है और मुल्क से वापस आके कानून को शायद फेस ना कर सके, आप उसको प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में डाल दें। इसको एडिशनल DG FIA जो एडमिनिस्टर करता है और उसमें डाल देता है 30 दिन के लिए, और वो फिर ऑटोमेटिकली जो है ना वो रिन्यू होता रहता है। आपको शायद याद हो, इसका स्टार्ट करने का मेन मकसद शायद एक मुजाहिदुल्लाह नामी एक शख्स था जिसने कोहाट में एक मेडिकल स्टूडेंट को कत्ल किया था और दुबई फरार हो गया था। तो उसके बाद इस लिस्ट को इनिशिएट किया गया, तो गवर्नमेंट ने उनको PNIL में डाल दिया और अदालत ने बड़ा क्लियरली उनको कहा था कि अगर उनका नाम ब्लैक लिस्ट में हो। अब ये तो एक इशू। अब दूसरा, जैसे कि हमारे ऑनरेबल कुलीग ने फरमाया कि जी क्या आप अदालत आलिया की वो कर रहे हैं, पहली बात तो हमने इसमें कोई वो नहीं किया, उनकी रिस्पेक्ट अपनी जगह पे, लेकिन हमारा राइट टू अपील जरूर है। जैसे कि हमने कहा, क्योंकि नोटिस सर्व नहीं हुआ था, एक दिन में वो ऑर्डर हो गया और गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करने का मौका शायद ना मिल सका, तो ईद के बाद जैसे फर्स्ट वर्किंग डे आएगा हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हमारे पास बहुत वैलिड ग्राउंड है। सबसे पहला वैलिड ग्राउंड ऑफ कोर्स यही है कि ये शख्स ऑलरेडी एक ग्रांटर है, एक एब्सकॉन्डर के लिए, जिसके लिए इश्तिहारी जिसको करार दिया जा चुका है, जिसके लिए लॉ ने, अब सुप्रीम कोर्ट ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आप इंटरपोल से राब्ता करके उसको वहां से रिट्रीव करें, तो उसमें एक गारंटर है और ये भी चला गया तो वो हमें जो इश्तिहारी है वो नहीं मिल सकेगा, नंबर 1। और नंबर 2, जो जिन 3 वजूहात की वजह से उनको ये बेल दी गई थी, उनमें से 2 वजूहात तो ऐसी हैं जो कि तीसरी के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। मतलब सेहत की बेस के ऊपर अदालत ने उनको बेल नहीं दिया था, लेकिन सेहत की बेस पे उनको अलाउ कर दिया मुल्क से बाहर जाना। वो सब कुछ एक तरफ है। औन साहब, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी, फिर मैं कुरैशी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, इधर जमान कुरैशी साहब ने पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनको पहले वेलकम कहूंगी शो में। औन साहब, आप ये जरूर बताएं कि एक तरफ आप इतने बड़े बड़े मुजरिमों को एग्जाम्पल दे रहे हैं, PNIL में नाम जिनका होने पर लाहौर हाई कोर्ट के उसने जमानत पर फैसला दिया और उसके अंदर नैब की तफ्तीश पे अदम एतमाद का उन्होंने इजहार किया। जब इदारे कोई साबित कर नहीं सकते अदालतों में जाकर, तो फिर उसके बाद आप इन लोगों के साथ इतने बड़े मुजरिमान वाला सलूक कैसे कर सकते हैं? फिर इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको तक़वियत नहीं मिलती कि सियासी केसेस हैं? नहीं, मैं थोड़ा सा ना अदालत के जो फैसले उसके ऊपर शायद कमेंट ना करूं, वो आपका और मेरा शायद डिस्क्रेशन और प्रेरोगेटिव ना हो, लेकिन मैं थोड़ा सा भी तो आप लोग अदालत के ऊपर ही कर रही थी आपकी। उसमें अदालत ने ये कहा था, उसमें ये था कि उनका डायरेक्टली उससे राब्ता जो है ना वो कनेक्ट नहीं हो सका, कि जो फेक टीटियां 7.5 अरब की उनके मुख्तलिफ खानदान के अफराद के अकाउंट में मंजूर पापड़ वाला डिफरेंट आई थी, उनका कनेक्शन शहबाज शरीफ साहब से शायद साबित ना हो सका हो। प्लस ये जितने घर वाले हैं ये डिपेंडेंट्स नहीं है शहबाज शरीफ साहब पे, तो उस पर ऑब्वियसली हमने प्ली है, उस पर गवाह ने आना है, लेकिन हमें उसमें पॉइंट ये था कि फॉर एग्जांपल नुसरत शहबाज साहबा के अकाउंट में तकरीबन कोई 1.5 अरब के करीब फेक थी, जो कि पैसा डिफरेंट अकाउंट से उनके अकाउंट में आया था।
उनमें से 3-4 जो पैसे ट्रांजैक्शन वो बड़ी क्लियरली कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल उन्होंने तहमीना दुरानी जो उनकी मेरे तीसरी बीवी है शहबाज शरीफ साहब, लेकिन ये साबित किसने करना था? ये साबित औन साहब किसने करना था? आपने टॉक शो में बैठ के शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अपने ट्विटर पैगाम के जरिए। 70-80 गवाह ने उसके ऊपर जो है ना वो प्रोसिक्यूट होना है, उन्होंने अपने गवाह जमा करवाने हैं। अभी तो सिर्फ 8 गवाह हुए हैं, ये बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। ये बात है, ये ठीक है, बहरहाल ये बात का इजहार कर चुके हैं शहजाद अकबर साहब भी, हमें आगे बढ़ने दें। हम जी कहिए। हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले जाते हैं, तो 14 और लोग हैं जो कि क्रिमिनल्स हैं, इसमें गवाह, इसमें मुलजिम साबित हो चुके हैं। उन बेचारों के साथ क्या बनेगा? क्योंकि केस तो चल रहा है, केस और अदालत उसका इंतजार नहीं कर सकती कि शहबाज शरीफ 2 महीने या अपनी ईद जाके जो है ना वो लंदन में बनाएंगे और जब आएंगे फिर केस चलना शुरू होगा। बाकियों का क्या बनेगा, आपका सवाल है। तो हैदर जमान साहब से जल्दी से कोई कॉमेंट ले लेते हैं, फिर हमें ब्रेक की तरफ जाना है। हैदर जमान साहब, ये शहबाज शरीफ साहब का जो मामला है, उनको अदालत की तरफ से इजाजत मिलना, बाद में सब कुछ होना, आपकी जमात का इसके ऊपर क्या मौकिफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपसा, इट्स अ प्लेजर टू बी इन योर शो। देखिए, अदालतों के फैसले जो हैं, जब पीटीआई ये कहती थी कि नून लीग पर क्रिटिसिज्म करती थी या दीगर जमातों पर कि जो फैसला इनके हक में आए उसको क्रिटिसाइज करते हैं और जो खिलाफ आए उसके ऊपर और पॉइंट ऑफ व्यू होता है। देखिए, इनकी राइट ऑफ अपील डज नॉट परमिट देम टू नॉट इम्प्लीमेंट द कोर्ट ऑर्डर टिल सच टाइम के वो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सही है, वो गलत है, वो इनकी राय में वो शहजाद अकबर जो इस वक्त लॉर्ड चीफ जस्टिस है हमारे लिए, शायद उससे भी बढ़कर हैं, और जो अल्ले तल्ले उन्होंने खोले हुए हैं और जिस किस्म की सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रक्चरिंग जजमेंट्स आई हैं, ख्वाजा साद रफीक का केस देख लें, कई और में आपको जिसमें जनाजा निकाल दिया है इनकी प्रोसिक्यूशन का, जिसका ये बता रहे हैं कि भी 62 गवाह होने हैं। आपके तो 200 से ज्यादा ऐसे रेफरेंसेज हैं जिनके अंदर नैब ने कहा है कि हमने अभी जिमनी रेफरेंस फाइल करना है। नैब के ऊपर एक प्रोग्राम करने में आ जाऊंगा, मैं इनको बता दूंगा जो नैब की कारकर्दगी है उसके ऊपर सैकड़ों जजमेंट्स आ चुकी हैं, और बशीर मेमन की इकरार जुर्म से लेकर ना जाने क्या क्या जो काम एफआईए नहीं कर पाती, ये सर से पांव तक हथकड़ियों में चूमती हुई जो नैब है, जिसके ऊपर आज तक इन्होंने फोरेंसिक नहीं करवाया क्योंकि इनका नैब न्याजी गठजोड़ है, हमें बताते हैं कि ये अलग है। बट हैविंग सेड दैट, ऑन अ सेपरेट नोशन, ये अदालत का फैसला है और वन टाइम परमिशन है, और शहबाज शरीफ साहब, हम ये समझते हैं वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो वहां जाकर नहीं बैठेंगे। और अगर उन्होंने एज ए गारंटर टिकट कराया हुआ था, बात की, वापसी का भी टिकट करवाया हुआ था, और मैं आपको कम से कम अपने दावे से बता सकता हूं कि वो वापस आएंगे और ऑपोजिशन की जो तहरीक है उसमें अपना किरदार भी अदा करेंगे। इनको परेशानी क्या है? इनको परेशानी ये है कि इनका बिस्तरा गोल होने वाला है, पंजाब में भी और विफाक में भी, तो ये अब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको आपके प्रोग्राम में ये ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, शहबाज शरीफ साहब जाएंगे भी सही, फवाद चौधरी साहब, शहजाद अकबर साहब, शहबाज गिल साहब, पूरी पल्टून ब्रिगेड रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रहेगी, और एंड पर इन्होंने फिर अदालतों पर वार करना है। देखिए, हम ये कहते थे अदालतों ने जाने दिया है, अरे भाई आपको भी अदालतों ने जाने दिया था। इस मुल्क की अदालतें जब देखती हैं कि सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी हो रही है, विक्टिमाइजेशन हो रही है, अपने प्यारों को आप जो है एनआरओ दे रहे हैं, उनको बुलाकर रात की तारीकी में अलग मीटिंगें कर लेते हैं, ठीक है, अपने आप ब्रेक की तरफ जाने का क्या कहा जा रहा है हैदर जमान साहब, लेकिन आप जिस तरह आप कह रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, अगर ऐसा होता है आने वाले दिनों में कि शहबाज शरीफ साहब चले भी जाते हैं और फवाद साहब और शहजाद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते रहते हैं, हम आपको क्रेडिट जरूर देंगे इस ब्रेकिंग न्यूज का। ब्रेक की तरफ जाते हैं हैदर साहब हम, और फिर पाएंगे तो हम आपसे ये भी जानेंगे कि अब पीडीएम के साथ आप लोगों के भी तो मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, आप लोगों के अंदाज में भी तब्दीली आती जा रही है। कमर जमान कायरा साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया थोड़ी देर पहले, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम अपने प्रोग्राम्स में इंतखाबी इस्लाहात की जो ऑफर दी थी हुकूमत ने, उसके ऊपर काफ़ी दिन से बात करते आ रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी की तरफ से एक अपडेट ये है, कायरा साहब ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इस इंतखाबी इस्लाहात हों और इसके ज़रिए शफाफियत की तरफ हम जाएँ। तो अब हम पहले ऑन साहब आपसे ही जानना चाहेंगे कि अब सदर मुमलिकत ने एक ऑफर दी अपोजिशन को कि आप आएँ, आप पार्लियामान में हम मशीन रख लेते हैं, आप एक बार देखें तो सही, उसका जायज़ा तो लें। अब पीपल्स पार्टी जब वाज़े तौर पे बात कह रही है तो एंगेज करने के लिए कोई हिकमत अमली बनाई जा रही है हुकूमत में, या फिर इसी तरह चलते रहेंगे बयानात पे मामलात? NA 249 के रिजल्ट आने के बाद चीज़ें ऑटोमेटिक, जो हमारा बयानिया था ना, वो सच साबित हो गया कि इस सिस्टम में, इस फ्लॉड इलेक्टोरल सिस्टम में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अब शायद एतबार नहीं रहा।
जो जीतेगा वो कहेगा जबरदस्त और जो हारेगा वो उस पर एतराजात बुलंद करेगा। और ये हम बात आज से नहीं कर रहे, 2015 से हमने इश्यू पे रेज किया हुआ। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब क्योंकि उस वक्त इलेक्टोरल रिफॉर्म जो कमेटी थी उसमें वो शामिल थे उस वक्त, तो उन्होंने बारहा कोशिश की उस वक्त भी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2017 में कह दिया था क्योंकि बहुत टाइम मौजूद नहीं है, इसलिए ना हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन शामिल करेंगे और ना ही हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि 90 लाख हैं उनको शामिल कर सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये देखते हुए कि अब 2 साल रह चुके हैं और 12 ये पिछले 10-12 जो इलेक्शन है रिजल्ट्स कोई भी आए हों, लेकिन एक चीज कम अज कम जरूर कंफर्म है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अब इस सिस्टम को बेहतर करना ही करना है। और उसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी, जैसे कि कल ऑर्डिनेंस आया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्लस जो ओवरसीज पाकिस्तानी है। अब ऑर्डिनेंस आने का मकसद यह है कि गवर्नमेंट ईसीबी को, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को चाहती है कि वो इनकी बाइंग शुरू करे, इस पे काम शुरू करे और विद इन 120 डेज, क्योंकि ऑर्डिनेंस की मियाद 120 दिन की होती है, गवर्नमेंट इस 120 दिन में पार्लियामेंट जाएगी और पार्लियामेंट में जाके अपने तमाम पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे अपोजिशन जमाते हैं, उनको ऑन बोर्ड करने के बाद वहां से हम वोट लेके, मतलब इसको अप्रूव कराने के बाद हम लेकिन सेनेटर साहब जब पहले ही वो लोग नहीं मान रही अपोजिशन की जमातें, आप लोगों के पहले आइडिया के बाद, तो ऑर्डिनेंस के बाद वो कैसे इकट्ठे हो जाएंगे? उससे तो वो ज्यादा मैं ना मानूं की कहानी तो कहीं भी नहीं चलेगी। मतलब एक लॉजिक है जी, हम एक अच्छा काम कर रहे हैं वैसे वो ऑर्डिनेंस की बात पे। अगर हम ऑर्डिनेंस ना लेके आते तो हम पिछले 1 माह से, यकीन जानिए जब से NA 249 का इशू या इलेक्शन स्टार्ट हुए, डस्का का इलेक्शन जब से स्टार्ट हुआ, हम तो तब भी ये कहते थे इस सिस्टम मिल के बात करते हैं। जितने मेरे दोस्त ऑनरेबल कुलीग जिनके साथ मैं बात करता हूँ अपोजिशन से, वो कहते हैं हम बैठने को तैयार ही नहीं है। मैंने एक से पूछा वजह, कहते जी बस हम आपके साथ नहीं बैठ सकते। अब ये जो सिचुएशन है जहां गवर्नमेंट को रिएक्ट करना ही पड़ रहा है, हम समझते हैं इस मुल्क के अवाम के लिए, इस मुल्क के सिस्टम के लिए ऐसी एक, लेकिन बहरहाल अब क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कह दिया है, तो अब हम निहाल साहब से कमेंट ले लेते हैं कि उनकी जमात में भी कोई फ्लेक्सिबल हो सकते हैं इस मामले के ऊपर। निहाल साहब, अब ऑन साहब की भी गुफ्तगू आपने सुन ली, फिर प्रेसिडेंट उस दिन बजाते खुद आके बता रहे हैं कि ये सिर्फ मशीन नहीं होगी, पेपर ट्रेल भी होगी और ये वैसा ही तरीकाकार होगा, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं, आप बैठ के बात तो करें हमसे इस मामले के ऊपर। पीपल्स पार्टी राजी हो रही है कि इस्लाहात पे बात होनी चाहिए, आप लोग तनहा ना रह जाएं और अगले इंतखाब में कोई एतराजात आए तो आप लोगों के ऊपर इल्जाम ना लगे कि आपकी वजह से इस्लाहात नहीं हुई। क्या करेगी नून लीग? नून लीग जो करेगी वो तो तब करेगी। अभी जो हम आपसे कुछ आपको बताना चाहते हैं कि होना तो ये चाहिए था, RTS जब बैठ गया था तो उसको ठीक किया जाता, फॉर्म 45 के निज़ाम को ठीक किया जाता, डस्का में जो चोरी और धांधली और धुंध हुई उसमें जो 13 नुकात हाईलाइट किए गए उसको ठीक किया जाता, ना कि आरिफ अलवी साहब, इनको तो माजूल कर देना चाहिए। ये किस हैसियत से आते हैं और आकर के ये रियासत के अगर नुमाइंदे हैं या ये PTI के नुमाइंदे, ये कहते हैं कि हम लेके आए, आप हैं कौन? हम लेके आए, आप हैं कौन? आप लेके आएंगे और हम बनाएंगे और हमारी मशीन है। जनाब, आप इलेक्शन कमीशन है, आप पार्लियामेंट है, आप हैं एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रहे। ये एक नया ड्रामा है, नया चीटिंग का तरीका है। 2018 में RTS बैठाया था, अब ये जो जाली EVM मशीन लाएंगे चिप्स लेके, इनके पेट में इतने दर्द क्यों? इनको पता है 2018 में इनको कोई इनके तरफ देखेगा भी नहीं। इन्होंने इस मुल्क का हाल क्या, वोट डालना तो बड़ी दूर की बात है। और आरिफ अलवी को पूछो, जो तुमने हलफ उठाया, आरिफ अलवी, तुम्हारे हलफ में ये लिखा है कि तुम पॉलिटिकल पार्टीज में जाकर के। निहाल हाशमी साहब, आप लोग सारी तजावीज तो देख लें, जो डस्का इंतखाब और ये सारे मामलात की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है उसके अंदर दीगर तजावीज पे तो गौर करें। बात नहीं होगी, इनका एहतसाब होगा, इनसे कोई बात नहीं होगी। और ये है कौन मामे चाचे? ये इलेक्शन कमीशन का काम है, जाके इलेक्शन कमीशन को करने दें। इन्होंने कमीशन बनाना है इस EVM मशीन में, इनको बोले अपनी सदारत चलाएं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाएं और पार्लियामेंट को ये डिक्टेट करेंगे, पार्लियामेंट को ओवर रूल करेंगे, पास करेंगे, ऑर्डिनेंस लेके आएंगे। बड़े ढेर सियाने हैं आप। ओ भाई, अब ऐसा नहीं चलेगा। ये पार्लियामेंट की जो कमिटीज हैं वो बैठेगी, कौमी असेंबली बैठेगी, सेनेट बैठेगी, पार्लियामेंट बैठेगी, वो अपने फैसले करेंगे। सदर मदर कौन होते हैं इलेक्शन के फैसले कर रहे हैं? धांधली वाले लोग। ये खुद धांधलीज़दा आदमी है, ये बात करेंगे। मैं नहीं जानता, बहुत इंतहाई आप लोगों का इसके ऊपर रद्द अमल है जो आपका भी आ रहा है सामने, तो आपकी तरफ से तो नहीं लगता नून लीग की तरफ से के, लेकिन पीपल्स पार्टी ने काफी इसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी है। तो हैदर जमान साहब,
हमने इनसे बात नहीं करनी, इस काबिल लोग नहीं, चोर लोग हैं, चोरों से बात होती है। चले आपने किसी सूरत बात ही नहीं करनी इनसे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने थोड़ी बहुत सूरत बात कर लेनी है इनसे, वो इस्लाहात के ऊपर जोर दे रहे हैं। हैदर जमान साहब, इतनी इंतहाई पोजीशंस जो आप दोनों सियासी जमातों की पिछले कुछ दिन में आप देख रहे हैं, थोड़ा सा रिलीफ शहबाज शरीफ साहब को मिला, आप लोगों ने कहा डील हो गई, अब आप देख लें कि उनको मुल्क से बाहर भी नहीं जाने दिया जा रहा। दूसरी तरफ आप हमें ये बताइए, एक ब्रेकिंग न्यूज तो आपने हमें दी, राजा परवेज अशरफ साहब की मौलाना साहब से क्या बातचीत हुई, किस हद तक चांसेस हैं कि अब आप लोग फाल तौर पे पीडीएम में दोबारा शामिल हो जाएंगे? देखिए अब साहब, दो तीन बातें हैं, मैं आई ट्राई टू आंसर वन ऑफ देम वन बाय वन। पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने अपने जो नुमाइंदों के इस्तीफे दिए थे इन प्रोटेस्ट ओवर द जो चेन ऑफ इवेंट्स हुए, और अगर पीडीएम ने उसकी रियलाइजेशन है तो वी फील कि हम तो पीडीएम बनाने वाले हैं, और पीडीएम में जो चीज़ें सैबोटाज हुई या इस्तीफों और लॉन्ग मार्च को जिस तरीके से हैंडल किया गया, जो एजेंडा आइटम्स नहीं थे, काम हुआ, चेन ऑफ इवेंट्स हुए, वो भी अब कौम के सामने है। देखिए डील तो हमें इतराज किया गया, हमारी हुई है, ये क्या कमाल है कि डील पीपल्स पार्टी की हो और 8 अरब का आसिफ जरदारी साहब के ऊपर नॉर्मल रेफरेंस फाइल हो जाए, डील पीपल्स पार्टी की हो और कहीं पे किसी और को स्पेस मिल जाए या एक लॉजिकल रिलीफ मिल जाए, तो मैं समझता हूं डील वील कोई नहीं हो रही। सवाल ये पैदा हो रहा है कि वो जो 2018 में गुनाहे कबीरा हुआ और इतना बड़ा गुनाह जर्द हुआ, जिसका किफारा अब आहिस्ता आहिस्ता आपको होता हुआ नजर आ रहा है, और जो 249 का दिया, मुझे एक बात बताएं कि अगर कराची में ये इतने ही मकबूल थे, हाँ, तो 2 और इस्तीफे दे देना एमएनए इनके, और भी कई ऐसे हैं जिन्होंने एसेट डिक्लेरेशन सही नहीं की हुई, तो इनको पता चल जाएगा। इनको इलेक्शन इस्लाहात NA 249 के बाद क्यों नजर आई, डस्का के बाद क्यों नजर आई, इनको नौशेरा के बाद क्यों नहीं नजर आई, या जो और 7 इलेक्शन थे। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इनके अपने थिंक टैंक्स ने एक स्टडी की है पिछले 6 महीने में, और उस स्टडी के नतीजे में इनको ये बावर करवा दिया गया है कि आपका दूर दूर तक 2023 में कोई इम्कान नहीं है, आपकी कोई टिकट भी नहीं लेगा। अब उसको हल कैसे करें, उसका हल करने का तरीका यह है कि टेक्नोलॉजी के जरिए इस इलेक्शन को स्टील करें, और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, हमें ओवरसीज पाकिस्तानी से कोई गर्ज नहीं है या कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, उनको ऑलरेडी है और 2018 में उन्होंने किया है। इस तरह तो आप कल को कहेंगे कि अमेरिकन, जर्मन, चाइनीज या फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी डॉलर ला रहे हैं, उनको भी वोट की इजाजत दे जाएं। किसी का यहाँ पैसा भेजना ये नहीं होना चाहिए। उसका मतलब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन ऑन साहब से ये सब बातें हम पूछेंगे। ब्रेक से जाएंगे तो उनसे ये जो आप इल्जाम लगा रहे हैं मुबैना तौर पे कि ये हो सकती है सोच, इस इस्लाहात की सोच के पीछे हुकूमत की, क्या ऐसा कुछ डर है हुकूमत को? और निहाल साहब से भी हम पूछेंगे कि जो NA 249 के ऊपर रिकाउंटिंग हुई है, उसको नतीजे को अब आप लोग तस्लीम करेंगे, क्या होगा? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे हैं मुख्तलिफ मामलात पे। अब हम जरा जिक्र कर लेते हैं और निहाल हाशमी साहब से सवाल कर लेते हैं NA 249 का जो रिकाउंट हुआ है उसके बारे में। निहाल हाशमी साहब, क्या आप लोग इस रिकाउंट को तस्लीम करेंगे? आप लोगों की जमात की अब क्या हिकमत अमली होगी? क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था कि रिकाउंट में अगर पीपल्स पार्टी जीत गई तो मैं खुद मिठाई भिजवाऊंगा। उन्होंने तो मिठाई नहीं भिजवाई, सईद गनी साहब ने उनको ऑफर कर दी है, मुबारकबाद भी दे दी। देखिए ये तो मादी का किस्सा हो गया 249। मैं समझ रहा था कि आप सऊदी अरब के हवाले से मुझसे सवाल करेंगे कि हम जो हमारे जो लोग सऊदी अरब गए, तो ये किस्सा जी जी, आप अगर इस पे फिर हम सऊदी अरब पे आ जाते हैं निहाल हाशमी साहब। देखिए मिठाई 2 आदमियों के घर आना है, हम तो एक सईद गनी के पास आना और एक मिफ्ता साहब के पास आना है, तो हमें तो उसकी लज्जत भी नहीं, हमें एक लड्डू भी नहीं पहुंचा है, हमसे क्या पूछ रही हैं आप? अच्छा ठीक है, आपका मिठाई से कोई ताल्लुक नहीं है। हम फिर सऊदी अरब के मामले के ऊपर आ जाते हैं। और अब्बास साहब से पहला सवाल होगा। और साहब, जो सऊदी अरब के साथ मामलात थे, अब लोग ये सवाल करते हैं कि कहाँ कर्जे वापस मांग लिए फ़ौरन, और कहाँ अब माशाल्लाह इतना अच्छा VIP प्रोटोकॉल दे के बहुत सारे मामलात के ऊपर मुआहदे हो गए, और बड़ी अच्छा है प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट हो गया सऊदी अरब का। तो इस सारी चीज़ों के अंदर सऊदी अरब की जो फॉरेन फ्रंट के ऊपर इस टाइम पे सिचुएशन का सामना है सऊदी अरब को, उसको देखते हुए पाकिस्तान के मफादात को देखा जा रहा है सारी सिचुएशन के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि पिछले 1 साल से हमारे जो ताल्लुकात थे वो थोड़ा सा सर्द मोहरी का शिकार थे ड्यू टू सर्टेन इंटरनेशनल इश्यूज।
लेकिन जब से प्रेसिडेंट ट्रंप की हुकूमत गई और प्रेसिडेंट बाइडेन वहां पे आए और अमेरिका के सऊदी ताल्लुकात थोड़ा सा सर्द मैरी का शिकार हुए, तो पूरी दुनिया में खास तौर पे इस्लामिक कैंप है उन्होंने एक नया नोशन ले लिया। और सऊदी अरब का तुर्की से अपने ताल्लुकात बहाल करना, फिर कतर का कतरी अमीर का सऊदी अरब का दौरा करना, फिर ईरान और सऊदी के आपस में जो एनवॉयज हैं उनकी मुलाकात का होना, इट शोज कि दुनिया एक नया कैंप बनने जा रहे हैं जिसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। पिछले कुछ दिनों पहले जब MBS ने, क्राउन प्रिंस ने प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया इस सरकारी दौरे के लिए, तो जब ये गए उसके बाद चीज़ों को अगर आपने गौर से देखा हो तो हम बहुत सारे जो इंटरेस्टिंग एवेन्यूज डेवलप होते नजर आ रहे हैं। सऊदी कोऑर्डिनेशन काउंसिल का काम जिसको को चेयर करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब और क्राउन प्रिंस खुद करेंगे। सऊदी डेवलपमेंट फंड से $500 मिलियन पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। फिर जो सऊदी विजन है 2030 का जिसमें तकरीबन 1 करोड़ नौकरी हैं, और आपको जैसे पता है कि कोरोना के बाद पाकिस्तान से तकरीबन और कोई नहीं तो 5 से 7 लाख मजदूर जो हैं पिछले 1 साल में वापस आए क्योंकि बिजनेस बंद हो चुके थे। तो उन नौकरियों के लिए सऊदी ने पाकिस्तान को ऑफर किया कि हम आपकी लेबर को दोबारा बनाएंगे, और एक नया अलायंस, एक नया कैंप जनरेट होते जा रहा है जिसमें ऑब्वियसली टर्की भी शामिल होगा, कतर, ईरान, पाकिस्तान और सऊदीया। ये एक इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, और प्राइम मिनिस्टर का इस दौरे को अगर आप ओवरऑल देखा जाए दुनिया इसको बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से देख रही है। खास तौर पे जब आप देखेंगे कि यूएस से, अफगानिस्तान से जैसे इनखला करके वापस जाएगा तो इस खित्ते की अपनी जो एक ज्योग्राफी जो एक कॉनोटेशंस है वो एक नई शक्ल में जाएंगे। उस वक्त पाकिस्तान सऊदीया का एक पेज पे खड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और आने वाले दिनों में आई एम श्योर कि ये जो एक हमारी सऊदी पाकिस्तानी पार्टनरशिप है एक नए एवेन्यूज ढूंढेगी और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप वो जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसमें देखें कि सऊदीया ने पहली दफा कश्मीर के इशू को एक इशू जनरेट किया है जो कि इंटरनेशनल जिसकी वाइब्स हैं बड़ी, और उसको एक्सेप्ट किया है कि 2 मुल्कों के दरमियान इशू है जिसको रिजॉल्व करना चाहिए, जो कि पिछले 1 साल के पहले दौरे में शायद वो नहीं लिखे थे क्योंकि उनकी अपनी इकोनॉमिक मजबूरियां थी। अब और मामला खराब भी ये मुबैना तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब के कश्मीर के मामले के ऊपर जो बयानात थे, जिस किस्म की बात उन्होंने की थी उसी के बाद हुए थे। आप जो बात कर रहे हैं कौन साहब, मैं उसी से आगे बढ़ाते हुए जी जो आप बात करें, क्योंकि आपने जिक्र किया अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला का, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा जा रहा है। और आज आर्मी चीफ भी काबुल के दौरे पर पहुंच चुके हैं, बड़ी इंपॉर्टेंस है सब की। हम हैदर जमान साहब आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक तरफ शाहन साहब भी बात करें सुप्रीम कोऑर्डिनेशन, हम फारिग हो गए क्या? मैं अपनी बारी का इंतजार में बैठा हूँ इसी सब्जेक्ट पे, और आपने अच्छा निहाल साहब आप नहीं आप पहले कमेंट, वो बिलावल साहब का बयान है इससे आप पहले कमेंट करें, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सऊदी अरब से? मैं आईआर का एक अदना से स्टूडेंट हूँ लॉ के साथ। ऑन साहब को जब सुन रहा था और यही बातें हमने 70 से सुन रहे हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मैं सबसे पहले तो पूछना चाहता हूं कि हम तालिब इल्म हैं पार्लियामेंट के भी, तो क्या पार्लियामेंट से इजाजत दी गई कि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर वहां क्या मुआहदे करके आए? पाकिस्तान के फैसले किस्मत के करने के लिए जो मजाज अथॉरिटी है वो पाकिस्तान का पार्लियामेंट है, पाकिस्तान का आइन उसको मजाज करता है और किसी को इख्तियार नहीं दिया सकता है। दूसरी बात में बड़ा खुश हो रहा था कि ए नमाजियों, ए एहतिकाफ में बैठे हुए मस्जिद अक्सा में बैठे हुए लोगों, दुनिया की 2 अजीम मुल्कों के 2 अजीम लीडर खुश गप्पियां मार रहे हैं। जमान साहब की तरफ जाते हैं। हैदर साहब, आपके पार्टी चेयरमैन ने यह बात कही है कि $3 अरब के कर्जे की वापसी की वजूहात अवाम के सामने रखें, और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो कशकोल की बात करते थे वो खुद अब इनके सामने पेश हो रहे हैं, और चीन से कर्जा लिया गया था इनको वापस देने के लिए। अब जब ऑन साहब भी जिक्र कर रहे हैं इस बात का कि सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल का क़याम होना, फिर खित्ते की सिचुएशन को देखते हुए अफगानिस्तान की इन ताल्लुकात बेहतरी की तरफ अगर चले जाएं तो होता है मुल्कों के दरमियान ठीक भी होते हैं हालात और बेहतर खराब भी हो जाते हैं, तो आप लोग क्यों इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं? अब सर देखें, ये तो बहुत मासूमाना सवाल आपने किया है। कभी बयानात और जॉइंट स्टेटमेंट्स के ऊपर भी पॉलिसी चली है। मुझे ये बताएं कि वजीर आजम साहब के जाने से 1 दिन पहले आर्मी चीफ साहब, असल दौरा तो वो था, उन्होंने वहां जाकर सारी बात की है, जो मामलात को अरेंज किया है। जब आपको सऊदी अरब ने मदद भी दी थी तब भी वो गए थे, और उसके बाद वजीर आजम साहब को पहले दौरे के ऊपर कुछ नहीं मिला था, उसके बाद आर्मी चीफ साहब गए थे, फिर दोबारा वो जब गए थे तब आपको $3 थे। सुन ले ना, अब मैं पेज की तो बात ही नहीं कर रहा, मुझे बात तो मुकम्मल करने दे। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो $20 अरब की रिफाइनरी जो लगनी थी बलोचिस्तान में लग गई क्या?
वो जो 2 साल से कश्मीरियों का कत्लेआम हो रहा था और मोहम्मद बिन सलमान साहब हमें बता के गए थे कि मैं कश्मीर का एम्बेसडर हूंगा, उन्होंने तो आज तक कश्मीर पर बयान नहीं दिया था। इसी वजह से तो आपकी सरदमोरी हो गई थी। उन्होंने तो OIC का इजलास नहीं बुलाने दिया सऊदी अरब ने, और फिर आपने कहा कि हम तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर अलहदा ब्लॉक बनाएंगे, और फिर सऊदी अरब ने आपसे पैसे मांग लिए थे। तो ये वजूहात पार्लियामेंट में लगाए ना, कोई सरदमोरी खत्म नहीं हुई। इनको बुलाया गया है, इनको कहा गया है इजराइल तस्लीम करो, इनको बताया गया है कि भारत के साथ दोस्ती करो। भारत को आपको आपके वजीर खारजा का कल नदीम मलिक के प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि 370 जो है वो भारत का अंदरूनी मामला है। मुझे बताएं कहां वो बयानात, कहां वो कश्मीर जलना, 370 का होना, पाकिस्तान की पोजीशन, वो कहां पे बैक ट्रैक के जरिए UAE में मुलाकातें हुई। भाई उनकी ईरान से लड़ाई हो, उनकी तुर्की से लड़ाई हो, आपको उस ना लड़ाई का फायदा है ना कोई दोस्ती का फायदा है। आप किसी इक्वेशन में ही नहीं है उनकी। आप उनसे पैसे लेते हैं, आपको वो एक दिन वो कहें कि हम आपके 30 लाख पाकिस्तानी वहां काम कर रहे हैं, उनको वापस भेजते हैं, आपका हुक्का पानी बंद हो जाता है। आपने उनके साथ और तरीके से चलना है, उनको पता है कि यहां पे किससे बात करनी है। तो ये आप जरूर बयान दे दें, जॉइंट कम्युनिकेशन, आप उनसे फितराने ले लें, आप उनसे ज़कात ले लें, वजीरों की ब्रिगेड ले गए, किफायत शारी वाली हुकूमत। वो देखिए वजीर आजम के साथ कितने अजीम हस्तियां गई हैं उमरा करने और मस्जिद नबवी में, तो माजी पे क्या बात करते थे, चाहे वो अपने खर्चे पे ही जाएं। बात यह है कि आप फॉरेन पॉलिसी पे फतह आपको क्या मिली है? क्या उन्होंने भारत को बुलाकर कहा है कि OIC का हम इजलास बुला रहे हैं, भारत के साथ कोई ट्रेड बंद करने की बात की है? जी आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जो बातें हैदर जमान साहब आप कर रहे हैं, हम जरूर इस पे जवाब लेंगे। और हम शाह महमूद कुरैशी साहब की भी कल गुफ्तगू देख रहे थे, उन्होंने भी इस बात का कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया जो सवाल आपने रेज किया है कि जो पहले सरमायाकारी की बात की गई थी उसका क्या बना। ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आके इस बारे में बात करेंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के दौरे सऊदी अरब, और आर्मी चीफ का ने भी दौरा किया सऊदी अरब का। अब वो अफगानिस्तान में काबुल पहुंच चुके हैं। बहुत अहमियत है इस दौरे की, और हम इसी पे बात कर रहे हैं। और नवाज साहब, ब्रेक से पहले हैदर जमान साहब ने कुछ सवालात उठाए जो कुछ और लोग भी उठा रहे हैं। आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे कि जो पहले सरमायाकारी की उन्होंने बात की थी उसका क्या बना? और एक ये इल्ज़ाम आप लोगों के ऊपर लग रहा है कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए भी सऊदी अरब अंदर खाने बात कर रहा है। क्या इस सब में क्या हकीकत है? असल में सऊदी अरब क्या पाकिस्तान के साथ उनका मफाद अचानक से दोबारा से इतनी सारी ये अरेंजमेंट्स करना, इतनी चीज़ों के ऊपर, मुआहदों के ऊपर दस्तखत भी हो जाना और मिजाज भी बिल्कुल बदल जाना, इसके पीछे है क्या असल में? देखिए, जब लास्ट टाइम क्राउन प्रिंस पाकिस्तान आए थे तो उस वक्त उन्होंने $3 अरब का जो हमें लोन दिया था वो तो बेसिक था कि पाकिस्तान एक दफ़ा फाइनेंशियली अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल पेमेंट थी जो कि हम उस वक्त डिफॉल्ट होने की तरफ पे आ गए थे, कम से कम उसमें थोड़ा सा कंसिस्टेंसी आ गए। आपको शायद याद हो कि हमारे रिजर्व उस वक्त $7 अरब से भी नीचे जाने लगे, तो हमारी जो ड्यू पेमेंट थी उस साल में वो तकरीबन $9 अरब की थी, तो हम माइनस में जाने। तो उस टाइम पे उनकी जो फौरी तौर पर पाकिस्तान को जी मैं बताता हूँ, तो वो सरमायाकारी के तकरीबन 10 के करीब मुआहदे थे जो कि अगले कोई 10 साल पे मुहित थे। वो एक साल में मुकम्मल नहीं होने चाहिए। रिफाइनरी कभी एक साल में मुकम्मल नहीं होती। बलूचिस्तान में गवादर में जिस रिफाइनरी का उन्होंने जिक्र किया था उसके डॉक्यूमेंटेशन, उसका प्रोसीजर ऑलरेडी PSDP में प्लान चल रहा है। इट विल टेक अ बिट ऑफ लॉन्ग टाइम। वो यकीनन को 2023 में हमारी हुकूमत के इस टाइम होने में शायद मुकम्मल ना हो सके, उसमें वो 2030 तक जाके मुकम्मल होना है। सो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। लेकिन आप ये देखें, जो डिस्कशन वहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब की क्राउन प्रिंस से हुई उसमें यकीनन ये इशू, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जितना ईमान इस वक्त मेरे दोनों ऑनरेबल कुलीग्स का है या बाकी अपोजिशन का है, उतना ईमान हमारा भी है कि पाकिस्तान कभी भी फलस्तीनियों के खून के हवाले से इजराइल के साथ ताल्लुकात कभी भी बहाल नहीं करेगा। ये तो एक स्टेटमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर बारहा कह चुके हैं। जहां तक मकामात मुकद्दसा की बात है, हमारी होली जो साइट्स हैं, चाहे वो मदीना पाक है या हमारा मक्का पाक है, वहां पे उसकी सिक्योरिटी के हवाले से इशू जरूर डिस्कस हुए हैं। यमनी जो इश्यूज चल रहे हैं सऊदी के हवाले से, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से, वो इश्यूज डिस्कशन में जरूर आए होंगे, क्योंकि एक इंटरनल वहां पे स्ट्राइक चल रही है। वहां पे बहुत बड़ा हूती का जो एक जो कबीला है, उन्होंने वहां पे बहुत सारे अटैक्स किए, तो वो एक इंटरनल जो इश्यूज है उसको पाकिस्तान, क्योंकि वहां पे उनकी जो साहब, लेकिन पार्लियामान को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? पार्लियामान तो मेरे ऑनरेबल कुलीग जैसे हैदर कुरैशी साहब ने फरमाया, पार्लियामान तो इतना है कि जब हमने TLP पे बुलाया था तो पूरी पीपल्स पार्टी दौड़ गई थी।
उस दिन वो आए नहीं कि ये ना हो कि कहीं यस और नो में स्टेटमेंट दे के एब्सटेन करना ज्यादा बेहतर है, स्टेटमेंट दे के हमारा लेफ्टिस्ट होने का जो वो एक कॉन्सेप्ट है सो कॉल्ड, वो राइटिस्ट ना हो जाए और राइटिस्ट से लेफ्टिस्ट ना हो जाए। तो पार्लियामान का तो हमें पता है। और तस्वीर ये है कि जहां तक निहाल हाशमी साहब को मैं बता दूं, पार्लियामान में हम गए थे जहां पे खाकान अब्बासी साहब ने हमें जूता दिखा दिया। सो पार्लियामान के तकद्दुस के बारे में सुन लिया आपने फरमाया। आखिरी कमेंट निहाल साहब, कौन साहब आपसे कता कलामी की माजरत। ये अफसर एक बात करूंगा, ये पार्लियामान को इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं, कश्मीर के ऊपर आर्मी चीफ और पूरी ऑपोजिशन बैठी रही और वजीर आजम गायब था, लोकल्स के ऊपर वजीर आजम गायब था, वजीर आजम गायब था, पाकिस्तान को जहां जहां जरूरत था तो ऐवान को जो इन्होंने तौकीर बख्शी है हम जानते हैं। आ गया आपका पॉइंट, बिल्कुल आ गया निहाल साहब। देखिए ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुर्मत पे है। अगर उस ऐवान में चालाकियां करे स्पीकर साहब और बात ना करने दे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जूता मारना तो बड़ी दूर की बात, उससे बहुत कुछ आगे मारा जाए। ये तो चोर हैं, सारी चीजों पे चोर हैं। ये ऐवान को कब मानते और ये सिलेक्टेड लोग हैं, इनका क्या जमहूरियत से और जमहूरी इदारों से। और हमारी इतनी फौज, इतनी लश्कर, इस्लामी फौज हमने बना दी और वो बेचारे फलस्तीनी मजबूर पत्थरों से लड़ रहे हैं। वाह, कमाल उनकी ईमान के जज्बे हैं। आज हमें आप धौंस धांधली के साथ वहां पे ले जा रहे हैं कि हिंदुस्तान के आगे हम सरेंडर कर दें, कश्मीर को आपने, इंडिया को 10 बिलियन का रिलायंस वाले दे रहे हैं। और ये एक पार्लिमानी मुल्क है, यहाँ पे इस तरह से नहीं होता है। हम पूरे दुनिया में इस तरह से घूमते रहते हैं, अपने मुल्क की बेतौकीरी करते हैं, भीख मांगते हैं, ज़कात मांगते हैं, फितरा मांगते हैं। अपने वसाइल ठीक करो, अपने वसाइल ठीक करो, अपने ज़राअत ठीक करो, अपनी पॉलिसी ठीक करो, अपनी इंडस्ट्री को ठीक करो, आप आगे निकल जाओगे। मेहनत करो, मगर ये नहीं, ये तो बस इन्होंने ना खुद पे क्या किसी को मैंने खुद देखना है। बहरहाल निहाल हाशमी साहब, ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। लेकिन शाहिद खाकान साहब ने पार्लियामान से तो उन्होंने कहा था कि मैं माजरत भी कर लेता हूं अपने रवैये के ऊपर। उनके एतराज़ात स्पीकर साहब से थे। नहीं करना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुर्मत के लिए किसी से माजरत नहीं। वो आप किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। वो पार्लियामान उस वक्त पार्लियामान मुझे क्लोज करने का कहा जा रहा है। निहाल हाशमी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सेनेटर रौन अब्बास साहब और हैदर जमान को, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बहरहाल उस वक्त पार्लियामान की जो है वो बात हो रही थी कि उसकी बेइज्जती की है शाहिद खाकान साहब ने ये अंदाज अपना कर। लेकिन बहरहाल हमारी गुफ्तगू नाजरीन आपने मुलाहिजा की। जाते जाते हम जिक्र करना चाहते हैं मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइल की तरफ से जो रियासती जो दहशतगर्दी इस वक्त की जा रही है, उसका हम आने वाले प्रोग्राम्स में तफसीली तौर पे उस पर एक प्रोग्राम रखेंगे और उसका जिक्र करेंगे और अहाता करेंगे कि हालात कब कब बिगड़ते हैं और किस किस वजह से और किस जगह स्टैंड करते हैं। अभी कुछ दिनों में इस पर ज़रूर हम बात करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।